नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन वर्दी 001 के यूट्यूब चैनल में। तो हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद के बारे में। मतलब लगभग 395 ही हैं, प्लस हो गए हैं। इसमें ए बी सी जोड़ देते हैं तो एक ही वीडियो में तो इनको निपटा नहीं सकते। अगली 3-4 वीडियो में इनको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए एवं लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भाग एक कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत का संघ है, जो भारत और राज्यों का एक संघ होगा। मान लीजिए 1 2 कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं हमारे देश में। तो ये सभी राज्यों का एक संघ होगा भारत। इसमें राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र और शामिल किए गए क्षेत्र भी शामिल होंगे। यानी कि सभी राज्यों को शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर हमारा भारत राज्य एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना की गई है। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य बना भी सकती है। तो जैसे भारत का ये मान लीजिए ये पाकिस्तान है हमारा, ये पाकिस्तान है हमारा, ये भारत है हमारा। तो इसके नए राज्यों को यह शामिल भी कर सकती है और इसको अलग राज्य बना भी सकती है, इसमें ये कहा गया है। तो चलिए अनुच्छेद तीसरे के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद तीसरा कहता है राज्यों की सीमाओं एवं नामों में बदलाव। राज्यों की सीमाओं एवं नामों में बदलाव अनुच्छेद तीसरा कर सकता है। संसद राज्यों का जोड़ सकती है, विभाजित सीमाएं एवं नाम भी बदल सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित राज्यों की राय जरूरी है। मतलब कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, तो इसकी ये थोड़ी सी सीमा यहाँ से ले भी सकता है और थोड़ी भी सीमा यहाँ से दे भी सकता है, ये और सीमा में थोड़ा बदलाव भी कर सकती है, ये अनुच्छेद तीसरा कहता है। अनुच्छेद चौथा कहता है तकनीकी बदलाव। अनुच्छेद चौथा तकनीकी बदलाव लाता है। अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़े कानूनी संबंधी संविधान अनुसूचियों में बदलाव कर सकते हैं, इसे संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। मतलब ये सीधा सीधा कहना है, इसमें अनुच्छेद 2 तथा 3 में किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद तीसरा कहता है। चौथा कहता है। चलिए अनुच्छेद 5वें के बारे में करते हैं बात। अब आ गया है भाग 2। भाग 2 कहता है भारत की नागरिकता। भाग 2 में भारत की नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहती है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें क्या क्या नागरिकता बताई जा रही है, पढ़ते हैं। जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो या जो भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, वो भारतीय नागरिक होगा। मतलब कि जिसके माता पिता जो खुद या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, तो वो भारत की नागरिक है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार। जो लोग भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में पाकिस्तान में आए, वे कुछ शर्तों पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब कि 1948 से जो पहले चले गए थे या बाद में चले गए, वो कुछ शर्तों पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। चलते हैं अनुच्छेद 7वें के बारे में। तो अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान गए और वापस लौटे लोग। मतलब कि जो पाकिस्तान चले गए थे, जो हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन अलग अलग हुआ था, तो वो गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इतनी हड़बड़ी ही पड़ी थी 1947 के लगभग, इतनी हड़बड़ी पड़ी रही थी कि लोग जल्दी जल्दी में पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान महामारी पड़ रही थी बहुत कर रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 7। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, उन्हें नागरिकता का विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है। मतलब कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूलों के लोग। मतलब कि जो विदेश में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता क्या कहती है, जो भारतीय मूल लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, जैसे फिजी और मॉरिशस में रह रहे हैं, भी कुछ शर्तों पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिजी मॉरिशस है, लेकिन कई देश में रह रहे हैं, तो वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं विशेष अधिकार से। चलिए तो अनुच्छेद 9 के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है अनुच्छेद।
अनुच्छेद 9 कहता है दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंधित। दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंधित कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मान लीजिए ये अमेरिका है, ये भारत है। मान लीजिए यहाँ से एक व्यक्ति गया, यहाँ रहने लगा और यहाँ अपनी नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता वापस ले ली, तो यहाँ कोई नागरिकता वापस नहीं जाएगी, इसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी यहाँ से। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का सतत अधिकार। जो लोग संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक हैं वे तब तक बने रहेंगे जब तक संसद कुछ और ना तय करे। मतलब कि जो भारत के नागरिक हैं तो वो भारत के नागरिक ही बने रहेंगे जब तक संसद कोई प्रावधान नहीं लेती। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम और कानून बना सकती है। मतलब कि कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई भी एक नया कानून अपने से ला सकती है, इस संसद को अधिकार है। तो यहाँ हमारे नागरिकता यहाँ पर हमारी खत्म होती है और ये अब अनुच्छेद भाग 2 भी खत्म होता है। भाग 3 में चलते हैं। भाग 3 क्या कहता है। संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य में सरकार, संसद, विधानसभा और उनके अधीन आने वाले सभी निकाय शामिल हैं। मतलब कि राज्य में सरकार और संसद और विधानसभा कोई भी आ सकती है, सभी निकाय शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 13 विधियों की विसंगति। अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वह अमान्य होगा। मतलब कि ये मौलिक अधिकारों का, ये एक तरह से इसको मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता। उसके बीच में अनुच्छेद 13 आ जाता है। इसके बाद ये वीडियो पूरी देखना है। वीडियो के बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए भी रखे हैं, तो उनको बताना कमेंट में। तो चलिए अनुच्छेद 13 के बाद चलते हैं 14 पर। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता के अधिकार को लेकर। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष सभी समानता है, सभी नागरिक समान होंगे। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण का अधिकार। मतलब कि कानून के नज़र में यह एक व्यक्ति है, ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सीए ऐसा हो, कोई भी हो, और ये मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति है तो इसको अपराध देने के लिए समान संरक्षण दिया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध है। धर्म, जाति, लिंग, जातीय और या जन्म से जन्मा आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि पिछले ज़माने में जो जातीय दलित वर्ग के लोग थे वो थोड़े बड़े लोगों से दूर रहते थे, वो और बड़े लोग दलित वर्गों से दूर रहते थे, क्योंकि वो उनको धर्म, जाति, तब ये संविधान लागू नहीं हुआ था, तब उसके पहले की बात है। और अब तो ये कुछ नहीं होता। अब यदि कोई भी भेदभाव करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और कानून का विरोध करने के लिए उसे कुछ जेल भी हो सकती है। अनुच्छेद 15 के बाद चलते हैं 16 पर। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी में समान अवसर एवं रोजगार का समान अवसर। मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी है तो एक दूसरे व्यक्ति को एकदम समान रूप से देखा जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत प्रथा का अंत। यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। मतलब कि जो दलित वर्ग के हैं, जो ऊंचे लोग के हैं, वो दलित वर्गों से दूर रहते हैं और कहते हैं छूना नहीं मुझे, वो कुछ भी होता है। तो इससे ये अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है केवल राज्य द्वारा प्रदत्त सैन्य शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का निषेध है। मतलब कि जो हमारे राज्य द्वारा कोई पुरस्कार दिए जाते हैं तो उन्हें कोई उपाधि नहीं मिलती। जैसे पद्मश्री है,
पद्मश्री है, कोई ऐसे भी कोई आविष्कार हैं तो उन्हें उपाधि नहीं दी जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है, कि कोई इंस्टा पर, हम मान लीजिए इंस्टा चलाते हैं तो उस पर कोई ऑफिशियल गर्ल लिख रहा है, ऑफिशियल गर्ल, कोई किंग किंग अपने नाम पर किंग लगाए रखा है, तो ये कोई सरकार द्वारा उपाधि नहीं है, ये तो आपने खुद ही अपने नाम से अपनी उपाधि बना ली है। इसमें क्या कहा गया है, मात्र राज्य द्वारा दी गई उपाधि नहीं मानी जाएगी। ये अपने मन से कोई भी उपाधि रख लो तो इसमें कोई उपाधि थोड़ी मानी जाएगी है। अनुच्छेद 18 के बाद 19 पे चलते हैं, क्या कहता है। अब हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं और यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सभा की स्वतंत्रता, मतलब कि कहीं भी जाओ सभा, शांतिपूर्वक सभा बना सकते हैं और वहाँ कोई बात भी कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन शांतिपूर्वक। उसमें अनुच्छेद तीसरी कहती है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाओ आप एक संगठन बना सकते हैं, इसमें कई लोगों को शामिल भी कर सकते हैं, केवल शांतिपूर्वक एक सभा भी बैठा सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा पंजाब है, तो यहाँ पर से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि यहाँ 270 अनुच्छेद लगा था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है और कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। पांचवा कहता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस सकते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और जाके आप मध्य प्रदेश में बसना चाहते हैं तो आप बस सकते हैं कहीं भी। कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। मतलब कि इसमें ये नहीं है कि कोई भी व्यवसाय यानी कि कुछ भी कर सकते हो, कि हम लोग ड्रग्स बेच सकते हैं, कुछ भी कर लें हैं, इसमें कोई नहीं। आराम में सरकार द्वारा विधित मान्यता वाला व्यवसाय कर सकती है। ये थोड़ी हम चरस बेच लें, ड्रग्स बेच लें, तो इसमें ये थोड़ी होगा। चलिए अनुच्छेद 19 के बाद चलते हैं 20 पर। अनुच्छेद 20 दंड की प्रक्रिया से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। मतलब कि मान लीजिए इसमें क्या है, समझाता हूँ मैं तुमको। मान लीजिए आपने एक बार चोरी की है तो आपको इसी चोरी के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती। ये अनुच्छेद 20 कहता है कि एक ही दंड के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने एक बार चोरी की है तो फिर भी उसी चोरी को कर ले तो कह दे कि एक ही सज़ा मिलनी चाहिए मुझे, ये नहीं। मान लीजिए आपने एक चोरी की है तो उसके लिए आपको एक ही दंड मिलेगा, एक ही बार दंड मिलेगा, ये नहीं कि आपको बार बार दंड मिल जाए। अपराध सिद्ध होने से पहले कानून लागू कि नहीं होता, मतलब कि अपराध सिद्ध होने से पहले कोई भी कानून लागू नहीं होता। मान लीजिए आपने चोरी की है या हमने चोरी की है, ये समझाता हूँ। आपने चोरी की है तो मतलब कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैंने चोरी की है, तब तक हमारे लिए कोई कानून या कोई हमारे लिए कोई जज कोई कानून नहीं सुना या कोई सज़ा नहीं सुना सकता। ये अनुच्छेद 20 में आत्मगवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए फिल्मों में हमारे सिर पर कट्टा रख के कहते हैं कि चल कहा कि मैंने खून किया है, ये फिल्मों की तो बात अलग है, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 भी यही कहता है कि आत्मगवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा, इससे आपको दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21 जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ये अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का एक कहता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे को हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये जो हमारे लिए वो सरकारी स्कूल नहीं है, तो 6 से 14 वर्षों के लिए हमारे लिए सुरक्षा मिलती है, अनिवार्य शिक्षा यानी कि शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष सरकारी स्कूलों में। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार, गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को वकील और न्याय
के सामने पेश होने का अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको अपना वकील बनाने या न्यायालय में उसको समझाने, वकील बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद ये हमारे मूल अधिकार खत्म होते हैं। अब आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 कहता है जबरन, श्रम और मानव तस्करी का निषेध। मतलब कि कोई व्यक्ति, हम मान लीजिए मुझे कोई काम नहीं करना और ये दूसरा व्यक्ति कि इसको जबरदस्ती इस पे काम करवा रहा है तो ये नहीं करवा सकता। जबरन, श्रम और मानव तस्करी का निषेध ये अनुच्छेद 23 में कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों से लगाने की मनाही। मतलब कि मान लीजिए कोई कारखाना है जो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कोई कारखाने में जबरन काम करा रहा है तो 14 वर्ष से कम बच्चों को वहाँ कोई कारखाने या किसी दुकान या किसी होटल में कोई काम नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 निषेध करता है। चलते हैं अनुच्छेद 25 में क्या कहता है। ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो गए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, यानी कि अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का पालन या प्रचार करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप कोई भी धर्म से है, शैव धर्म से है, कोई भी धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, तो आप कोई भी पालन कर सकते हैं। आपको कोई जबरन कोई धर्म नहीं अपना सकता और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं आप। मतलब कि किसी को ये प्रचार भी कर सकते हैं कि ये धर्म अपनाओ, वो धर्म, लेकिन जबरन नहीं, सिर्फ प्रचार कर सकते हैं। आपको फोर्स नहीं करना किसी को। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थानों में प्रतिबंध का अधिकार। धार्मिक संस्थान मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप मान लीजिए रात को 2 बजे आप राष्ट्रपति भवन में चले जाएं और कहते हैं कि सर ने सिखाया था कि 26 अनुच्छेद 26 कहता है कहीं भी घूम सकते हैं हम। ये ऐसा नहीं है कि उसमें उसके भी एक नियम होते हैं, उसको पालन करना चाहिए और कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए कर न लगाने जाने की अधिकार। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य चला रहे हैं आप, कोई भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें कोई कर नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कर लेता है तो अनुच्छेद 27 उसका विरोध करता है और इसके आप कानून से आप सहायता भी ले सकते हैं। चलते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में क्या कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का नियंत्रण। सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कुछ विवाद है, मान लीजिए अब पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जो हमारे ऋषि मुनि देते थे। अब वो धार्मिक कार्य नहीं दी जाएगी, केवल शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करना है और किसी को सिखाना है, ये सिर्फ स्कूल में किया जाएगा। अब हमारे वो भी अधिकार खत्म हो गए हैं। अब अधिकार आ गए हैं संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में कहता है संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार। संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित कराने का अधिकार। जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित कराने का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। चलिए अगले, इसमें अनुच्छेद 31 नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31 को जो कानूनी का अधिकार था उसको, जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसको नष्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 32 में क्या कहता है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान उपचारों के अनुसार इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार। मतलब कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर सकते हैं आप। और इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। जो किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारत संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है। चलते हैं अनुच्छेद अगले के बारे में।
अनुच्छेद 33 से 35 तक विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार की सीमित किए जा सकते हैं, यानी सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 34 कहता है आपातकालीन स्थिति में अधिकार की सीमित किए जाने की सतह। मान लीजिए आपको कोई भी आपातकालीन आ गई है भारत में, तो आप कह रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकार है, मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, आपातकालीन स्थिति में आपके कुछ अधिकार छीने जा सकते हैं। आपातकालीन जो स्थिति एकदम इमरजेंसी आ जाए। अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद को है। मतलब मौलिक अधिकारों से कोई भी द्वारा संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, केवल संसद बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, तो अगले वीडियो में और अनुच्छेद पढ़ेंगे। क्या अगली 3-4 वीडियो में हम सभी अनुच्छेद को समाप्त कर देंगे। चलिए अब अगले टेस्ट लेते हैं। कैसा टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, इसको बताना, और किसने कहा इसे भी बता के जाना है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें अगली ऐसी वीडियो पाने के लिए। और हम सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। और अभी अगले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति से जुड़े सभी अनुच्छेद को अगली वीडियो में निपटा देंगे। अगली 3-4 वीडियो में सभी के अनुच्छेदों को समाप्त कर देंगे। और यदि आपको कोई भी अनुच्छेद समझ में नहीं आया तो कृपया आप कमेंट कर देना और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एकदम 100% रिप्लाई दूंगा और उस अनुच्छेद को विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।